बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं वेलकम करती हूँ आप सबको डॉक्टर ज़ुबियर्स वर्चुअल बुक कैफ़े में। एक बहुत ही अमेजिंग किताब चेंज योर लेंस चेंज योर वर्ड्स के नाम से। और इसको समरीज़ की बयान करेंगी हमारी बहुत ही प्यारी मैम फ़ाइज़ा सदाकत। मैम फ़ाइज़ा, मैंने आपको को-होस्ट बनाया है, क्या आप अपना शेयर करना चाहती हैं? स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। रिकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ। ओवर टू मैम फ़ाइज़ा। जी डॉक्टर सुबिया, मैं करना चाहूंगी। आप मुझे बताइएगा कि स्क्रीन कैसे शेयर हो रही है। मैम, आपको नीचे शेयर का एक ग्रीन बटन नज़र आ रहा होगा, आप सिंपल उस पे क्लिक करें। साउंड, अगर कोई वीडियोज़ भी हैं उसमें तो साउंड पे क्लिक करें। हाँ जी, बिल्कुल, स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी। आप प्रेस 5 कर दीजिए तो फुल स्क्रीन आ जाएगी। ठीक हो गया डॉक्टर सुबिया। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। जी, ओवर टू यू फाइज़ा। वी आर वेरी मच एक्साइटेड फॉर द क्लास। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम फ़ाइज़ा है और मैं आज आपके एक बुक लेकर आई हूँ, आपके बुक रिव्यू लेकर आई हूँ, जो कि जिसका नाम है चेंज योर लेंस चेंज योर वर्ल्ड। इसके ऑथर हैं फ़ाइज़ हसन सयाल। फ़ाइज़ हसन सयाल की बहुत सी बुक्स हैं जो कि इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। और इनकी जो बुक्स की स्पेशलिटी है वो ये है कि ये इस्लाम और साइंस को साथ लेकर चलते हैं और ये बताते हैं कि किस तरह इंसान ने अपनी ज़िंदगी में इस दीन को और दुनिया को दोनों को साथ लेकर चलना है। इस बुक के 2 वर्ज़न्स हैं, एक इंग्लिश वर्ज़न है और एक उर्दू वर्ज़न है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में, बहुत ही आम एक लेमैन के लिए ये बुक लिखी गई है और कोई भी घर में बैठी औरत या कोई भी ऐसा बंदा जिसको ठीक से इंग्लिश वो नहीं पढ़ सकता या नहीं समझ सकता, उसके लिए भी बहुत आसान लैंग्वेज में इसको ऑथर ने डिस्क्राइब किया हुआ है। अच्छा, अब ये बुक जो है वो किस बारे में है, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये माइंड साइंसेस को और इस्लाम को साथ लेके चलते हैं और स्पेशली ये वाली जो बुक है ये हमने पॉजिटिव लिविंग, जो कि हर इंडिविजुअल के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि कोई ना कोई ज़िंदगी में हमारे कोई ना कोई ऐसी चीज़ें आती रहती हैं जो कि हमें डाउन करती रहती हैं, जो कि हमें हमें थोड़ी-सी पावर चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, शोल्डर चाहिए होता है कि हमें खड़ा कर सकें। अभी पिछले सेशन जो मैं सुन रही थी बुक कैफ़े के डॉक्टर ज़ूबिया के जो बुक कैफ़े है उसपे, उसमें मदर्स के लिए काफ़ी अच्छे सेशंस थे। लेकिन एक बात जो मदर पे आती है, ज़िम्मेदारी आती है कि जी उसने अपने बच्चे को पढ़ाना है, उसने अपने बच्चे को खड़ा करना है, उसने एक पूरे ख़ानदान की एक तरबियत करनी है, एक घर में वो प्रॉब्लम सॉल्वर के तौर पर एक औरत जो है वो काम कर रही होती है। तो उसका पॉज़िटिव रहना और उसका खड़े रहना अपने पाँव पे, उसकी मेंटल हेल्थ उसकी इमोशनल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ये तो हम सुन लेते हैं कि जी अगर आप चाहे वो माँ हो या चाहे वो बाप हो, दोनों ने मिल के जो घर चलाना होता है, दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये तो हम सुन लेते हैं कि जी बच्चे की पेरेंटिंग में आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना, बच्चे पे इफ़ेक्ट करेगा, आपका आपका मूड ऑफ है, आप लो हैं तो बच्चे पे इफ़ेक्ट आएगा। लेकिन बेसिकली उसको हमने हैंडल कैसे करना है, माँ कैसे इतनी ज़्यादा अपने आप में एनर्जी लाए और इतनी ज़्यादा कैसे अपने अंदर पेशेंस और परसेवरेंस लाए कि जिससे घर या बच्चा या फैमिली या उसका अपना एक इंडिविजुअल इफ़ेक्ट ना हो। उसके लिए ये बेहतरीन बुक है। जितनी भी हमारी जो मुश्किलात आती हैं, जितनी भी एक औरत होने के नाते, के इंडिविजुअल होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बीवी होने के नाते जो भी हमें मुश्किलें आती हैं, उसमें ये बुक हमें इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। मैंने ये बुक काफ़ी दफ़ा पढ़ी है, लेकिन अब जब मैं ये स्लाइड्स बना रही थी, तो मैंने देखा कि मैंने इस बुक में से मज़ीद कुछ लर्न किया। हर दफ़ा कुछ ना कुछ लर्न करती हूँ। कुछ बुक्स ऐसी ऐसी होती हैं कि जो कि सिर्फ़ एक दफ़ा पढ़ के बंदा कहता है अच्छा चलें ठीक है समझ आ गई। लेकिन ये वाली बुक एक ऐसी है जो आप बार-बार पढ़ते हैं और ऐसा नहीं होता कि ज़िंदगी में आप एक दफ़ा ही किसी मुश्किल में फँसे हैं या एक दफ़ा ही कहीं आपके पे डाउन फ़ेज़ आया है। बार-बार आता है और बार-बार ये बुक आपको डिफरेंट मीनिंग देती हैं। इसमें बहुत स्पेशल एक चीज़ ये है जो मुझे बहुत पसंद है, वो ये है कि इसमें सर फ़ाइज़ ने बहुत ज़्यादा अहादीस और आयतों को कोट किया हुआ है। उन अहादीस और आयतों की वजह से जो
इसका ब्लेंड बनता है इस बुक के साथ, वो ऐसा होता है कि जो कि साइंस और इस्लाम को दोनों को मिला देती है। इट मेक्स अ सेंस, मतलब आपको एक रोड मैप पता चल जाता है कि हाँ यार, ये जो वेस्टर्न थेरीज थी, ये जो साइंस है, ये इस्लाम के साथ कितनी ज्यादा मैच करती है। और अगर हम ये इस्लाम में ये चीजें हैं, और अगर हम इसको अपनी इस नेगेटिविटी को अपने जिंदगी से निकाल लें और पॉजिटिव वे की तरफ चलने शुरू कर दें, जैसा कि इस्लाम ने कहा है, तो डेफिनेटली फिर आपके ब्लेसिंग्स आती हैं। फिर ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ वेस्टर्न थ्योरी को फॉलो करते हैं। फिर ये होता है कि अल्लाह ताला की रजामंदी आपकी तरफ आ जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम क्यों पॉजिटिविटी, क्या मतलब? हर बंदे को ये होता है कि ये भी कोई चीज़ है पढ़ने वाली, या पॉजिटिविटी जो है वो कोई ऐसी चीज़ है कि जो हर बंदा यही समझता है ना कि वो ठीक है। हर बंदे की जो राय होती है, जो हर बंदे की जो पर्सपेक्टिव होता है, जैसे वो लोगों को सोचता है, कि को देखता है, जो उनके बारे में जो ओपिनियन बनाता है, उसको लगता है वो ठीक है। लेकिन मसला ये है कि हम जब तक एक चीज को पढ़ेंगे ही नहीं, एक कुएं के मेंढक हम बने रहेंगे, और हम एक चीज को पढ़ेंगे ही नहीं कि हाँ पॉजिटिविटी बेसिकली है क्या, और इसको हमने करना कैसे है। हम बातें तो बहुत अच्छी अच्छी सुन लेते हैं कि भाई अच्छा इंसान बनो, इस्लाम में ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं ना, तो फिर हमें पता चलता है कि यार ये हमसे नहीं हो रहा। ये पेरेंटिंग के सारे स्टाइल जो है ना, ये हमसे नहीं हो रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती हूँ, इमोशनल हो जाती हूँ, मैं अपने बच्चे पे चीखना शुरू कर देती हूँ। मेरे से नहीं ये पॉजिटिविटी हो रही। अब करना कैसे है, इसको अप्लाई कैसे करना है जिंदगी में? तो हमारे पास आज की एक ड्रॉबैक ये है कि आज की दुनिया में बहुत सी बुक्स, बहुत सी जो क्या कहते हैं, उसके मवाद जो है वो बहुत सा मिल जाता है आपको पढ़ने के लिए। अब तो ऑनलाइन लाइब्रेरीज हैं, ऑनलाइन बुक्स की कितनी एप्स हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। गूगल पे आप एक लफ्ज टाइप करें, आपको हजारों बुक्स उसके बारे में मिल जाएंगी। चैट जीपीटी आपको बहुत कुछ बता देता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि फिर भी हमारे पास उतनी नॉलेज नहीं है जितनी हमारे पास इन बुक्स की वजह से होनी चाहिए थी। इसमें ऑथर ने एक लिखा हुआ है वाकया अब्राहम लिंकन का, जो कि प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे यूएसए के। हमारे ज़माने में तो इतनी ज़्यादा, बच्चों से मैं अक्सर बात करती हूँ कि बेटे आप लोगों के पास तो रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं। जो पहले के ज़माने के लोग थे उनके पास इतने रिसोर्सेज थे ही नहीं, और वो देर स्ट्रगल, वो अपने स्ट्रगल करके उन रिसोर्सेज को लेते थे और उनसे फायदा हासिल करते थे। जैसे अब्राहम लिंकन का एक वाकया बताया हुआ है कि वो ही बिलोंग्स टू अ वेरी डाउन टू अर्थ फैमिली। उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो बुक्स खरीदता। तो वो क्या करते थे कि गाड़ियां साफ करते थे, घास काटते थे, घरों में जाके वाइट वॉश करते थे। और उसके बदले उनको क्या मिलता था? उनको किताबें मिलती थी, और वो किताबें पढ़ पढ़ कर उन्होंने, वो जो थे ग्रेजुएट हुए थे लॉ में, और फिर उसके बाद उन्होंने जो था वो प्राइम मिनिस्टर जो थे वो बने थे। तो पीपल स्ट्रगल। अक्सर मैं अपने दादा या दादी की जो कहानियां थी वो सुनती थी, तो वो कहते थे कि हम लाइटों के नीचे, सड़कों की लाइटों के नीचे बैठ के पढ़ा करते थे किताबें, और वो किताबें भी हमें बड़ी मुश्किलों से मिला करती थी, और हमने अगले दिन वापस करनी होती थी। तो अब तो ऐसा कोई सीन भी नहीं है। लेकिन ये है कि फिर भी आप देख लें कि पॉजिटिविटी कहीं नाम की नहीं है। डिप्रेशन का के हालात आपके सामने हैं, घरों में इतनी ज्यादा उलझने हैं, परेशानियां हैं, लड़ाइयां हैं, बच्चे किस राह जा रहे हैं, ये आपके सामने हैं। तो ये सारी चीजों को सामने रखते हुए ये बुक जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो हेल्पफुल है एक हर इंसान के लिए जो अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहता है। चले पॉजिटिव का नाम ही हम देते हुए, पॉजिटिव से ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या मतलब, मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, मैंने कभी मैं कोई अच्छी चीज नहीं की। मैंने जी अच्छी चीज की है, लेकिन हर चीज को डील करना, अपनी अपनी जो भी आपके जिंदगी में प्रॉब्लम आ रही है उसको सही तरीके से डील करना, जिसमें किसी दूसरे को ना आप हर्ट हो और ना कोई दूसरा हर्ट हो। तो उसको सीखना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा कमी है। और दूसरी चीज ये है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पॉजिटिविटी के बारे में कि पॉजिटिव एटीट्यूड जो है ना, वो सिर्फ एक ऐसी वाहिद चीज है कि जो हमारी हर मिजरी को सॉल्व कर सकती है। हमारी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन जितनी भी हमारी परेशानियां हैं, जितनी भी हमारे डिप्रेशन है, जितने भी हमारे बच्चों के मसाइल हैं, जितने भी हमारे स्पिरिचुअल मसाइल हैं,
इमोशनल मसाइल हैं, वो सारे सिर्फ एक उसका वाहिद हल हो सकता है पॉजिटिव एटीट्यूड। और ये लगता तो बड़ा ही एक सुपरफिशियल सी चीज है कि क्या मतलब इन सारी चीजों का पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे आपको आप कह सकते हैं कि जी ये सारा कुछ ठीक करेगा। लेकिन जैसे जैसे आगे हम पढ़ते हैं हमारे लिए थोड़ा सा इसको जानना मजीद आसान हो जाएगा। अब ये जो हम जो नेगेटिव और पॉजिटिव चीज की बात करते हैं ना, इससे हमें एक चीज समझ आती है कि जो हम लोग जो भी दुनिया की रियलिटी होती है ना, जो भी चीज हम देखते हैं अपनी आंखों से, बेसिकली वो चीज जो जिस तरह हम देख रहे होते हैं वो उस तरह देखते हैं कि जो आंखें हमें दिखाती हैं। आप वो सुनते हैं जो आपके कान आपको सुनाते हैं। हर किसी की परसेप्शन डिफरेंट होती है, हर किसी की दुनिया को देखने की का अंदाज डिफरेंट है। अगर ये बात ना होती, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा ना होता कि यार हर चीज डिफरेंट कैसे हो सकती है और हर बंदे का अपना परसेप्शन कैसे हो सकता है जिंदगी के बारे में, तो हर किसी की पसंद भी एक जैसी होती है और हर किसी की नापसंद भी एक जैसी होती है। हर किसी को एक चीज एक ही नजरिए से नजर आ रही है, तो वो या तो अच्छी होती या बुरी होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी दुनिया में अगर सिर्फ रोज होता, गुलाब का फूल होता, तो सिर्फ हर बंदे को गुलाब ही पसंद होता, क्योंकि भाई और कोई चॉइस ही नहीं है, ना कोई और कलर था, तो लिहाजा फूल। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को रोज से एलर्जी हो जाती है, कुछ लोगों को रेड कलर अच्छा नहीं लगता, कुछ लोगों को जो है वो दूसरे फूल जो हैं वो बहुत अच्छे बहुत पसंद है, वो अपने घर में सिर्फ वो ही वाले फूल लगाते हैं जो कि खुशबूदार हैं, या जो खुशबू नहीं देते, या जो फूल नहीं देते, जो सिर्फ फल देते हैं। सो एवरी पीपल हैज देयर डिफरेंट परसेप्शन टू सी खूबसूरती, जो नेचुरल खूबसूरती है वो अपनी नजरों से वो देखते हैं। इसी तरह ऑथर ने एग्जांपल्स दी हुई है कि अगर ऐसा ही होता तो हर किसी को एक ही तरह की खुशबू पसंद आती, या हर कोई यही कहता कि भाई ये जो है ना जो खुशबू मैं पसंद कर रहा हूँ वही सबको पसंद होनी चाहिए। इसी तरह जो प्यारे लगने और जो ना प्यारे लगने का म्यार है वो हर किसी का अपना डिफरेंट डिफरेंट है। किसी को गोरा रंग जहर लगता है और कोई कहता है कि यार ये जो ब्लैक कलर है इसमें इसमें जो खूबसूरती है ना वो गोरे में कहाँ है। इसी तरह कुछ लोगों को हम कहते हैं कि जी स्मार्ट होना बड़ा वो अट्रैक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, लेकिन कुछ लोगों को चब्बी लोग पसंद है। तो इसी तरह हर किसी की अपनी जो है वो परसेप्शन होती है, और वो अपनी नज़र से जो उसके पीछे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके दिमाग में जो सबकॉन्शियस में बैठे होते हैं, उसके हिसाब से जो वो देखता है, जो उसकी वो दुनिया के लिहाज से नहीं देखता। उसकी आंखें उसको वो दिखाती हैं जो वो देखना चाहता है। इसी इन्हीं चीजों पर तो इख्तलाफ आते हैं कि एक इंसान कहता है कि यार तुम्हें वो क्यों नहीं नजर आ रहा जो मैं देख रहा हूँ, और वो कहता है कि क्यों मैं क्यों ना, मेरी नजर से तुम देखो, मेरी नजर से तुम देखोगे तो वो तुम्हें कुछ और नजर आएगा। अब आप इस पिक्चर में देख लें कि दोनों जो लोग खड़े हुए हैं दरमियान में, एक बंदा जो लेफ्ट साइड का है वो कह रहा है कि ये 6 है, और जो राइट साइड का है वो कह रहा है 9 है, और दोनों ठीक है। अक्सर ऐसे ही होता है कि दोनों ही ठीक होते हैं, लेकिन एक दूसरे के से सिर्फ इसी बात पे लड़ाई की जाती है कि नहीं तुम मेरी नजर से देखो, और वो अगला बता कहता है कि नहीं तुम मेरी नजर से देखो। इसी तरह ये हाँ इस तस्वीर में भी यही बात है कि अगर आप लेफ्ट साइड से देखें तो ये 4 स्टिक्स नजर आ रही हैं, और अगर आप राइट साइड से देखें तो ये 3 नजर आ रही हैं, और दोनों ही ठीक हैं। हर हर बंदे का देखने का पर्सपेक्टिव अपना है। कोई खूबसूरती देखता है, कोई क्वालिटी देखता है, कोई करेक्टर देखता है। इसी तरह इस ग्लास में कोई बंदा अगर देख रहा है तो वो एक एक बंदा फुल ग्लास देख रहा है, और एक बंदा एम्प्टी ग्लास देख रहा है। सो दोनों ठीक है, दोनों की परसेप्शन बिल्कुल सही है। आप इस ग्लासेस में देखें तो आपको सीनरी कुछ और नजर आएगी, और अगर आप ग्लासेस के बगैर देखें तो ऐसा लगता है कि तूफान आया हुआ है। दरख्त जो है वो सूखे पड़े हुए हैं, पानी का कतरा नहीं है, कैक्टस उगे हुए हैं, परिंदे ऐसे जैसे मरे मरे से उड़ रहे हैं। अगर आप ग्लासेस में देखें तो उसी ट्री पे फल लगे हुए हैं, जेब्रा जो है वो घास खा रहा है या पानी पी रहा है। तो हर किसी का जो वही सीन एक बंदे ने देखा तो उसको लगा कि यार क्यामत आई हुई है, और वही सीन अगर दूसरे बंदे ने देखा तो उसने कहा कि वाह यार इससे जबरदस्त तो सीन कभी पहले मैंने देखा ही नहीं। तो ये होती है परसेप्शन, ये होती है हर इंसान का सोचने का एक तरीका। अब ये जो सोच होती है, ये वाली सारी चीजें हम जो जिस नजर से हम देखते हैं, ये हमें मिलती कहाँ से इंफॉर्मेशन है? ये इंफॉर्मेशन सारी हमें अपने 5 सेंसेस से मिलती हैं।
फाइव सेंसेस आप लोगों ने पढ़े होंगे कि आपके आंख, आपके कान, आपका नाक, आपके जुबान और आपका हाथ जो है वो सारा आपको इन्फॉर्मेशन देता है, और वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में स्टोर होती जाती है। जैसे आपने किसी बच्चा होता है, तो बच्चा किसी उसके अंदर डर नहीं होता और वो किसी आग को भी छू लेता है, तो उसको टच करते सारी उसको समझ आ जाती है कि ओ नहीं ये गर्म चीज है, आइंदा वो उस चीज को टच नहीं करता। इसी तरह हमारे भी ब्रेन, उसके ब्रेन में मैसेज चला जाता है कि भाई ये दिस इज समथिंग डेंजरस। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे बड़ों पे भी दिमाग में कुछ ऐसी इमेजेस आ जाती हैं कि जिस तरह हम कोई स्टेप लेते हैं, कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं जिंदगी में कि हमारे हम उस पर कामयाब नहीं हो पाते, वो हमारे लिए एक अलार्म बन जाता है। वो हमारे ड्राइविंग की, जैसे छोटी सी बात है कि ड्राइविंग की एक्सीडेंट हो गया, तो अब हमारे जहन में बैठ गया कि यार अब मैं जब भी ड्राइविंग करूंगी ना तो मेरा एक्सीडेंट हो जाना है। तो ये वाली इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में स्टोर हो गई। जो भी चीज, जो भी ऑब्जेक्ट के साथ हम कोई क्वालिटी अटैच करते हैं, कोई ट्रेट अटैच करते हैं, किसी किस्म का भी उसका कोई उसका ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, वो हमारा इनसाइड होता है, एक्सटर्नल नहीं होता। वो दुनिया उसको मतलब नहीं देती है, दुनिया उसका मतलब हमें नहीं समझाती। हम अपने प्रोसेस, जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसको प्रोसेस करके अपने ब्रेन के साथ और अपनी पूरी बॉडी के साथ जो इंफॉर्मेशन बनाते हैं वो हमारे ब्रेन में स्टोर होती है। इसी तरह जो कुछ लोगों को जो है वो फूड वो टेस्ट करते हैं, तो कुछ लोगों को वही सेम फूड मीठा लगता है, लेकिन कुछ लोगों को वो फूड बहुत कड़वा लगता है क्योंकि उनका टेस्ट नहीं बना होता। सो परसेप्शन सेट हुई होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें ना दूध से एलर्जी है। ठीक है, और वही उसी घर के में रहने वाले बंदे कहते हैं कि दूध के बगैर तो मेरा गुजारा नहीं है। तो इसके पीछे भी खैर एक बहुत बड़ी साइंस है कि एलर्जी क्या होती है और क्या इसका मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन बहरहाल जो परसेप्शन है वो हमारे एक्सपीरियंस से हमें मिलती है और हमारी सोच से हमें मिलती है। अच्छा, अब आती है लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन अल्लाह ताला ने हमारा ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि इसमें मैंने लिखे हुए हैं कि इसमें जो लेफ्ट ब्रेन होता है, काफी दफा शायद इस हमारे सेशंस में डिस्कस भी हो चुका है कि जो लेफ्ट ब्रेन होता है ना वो लॉजिकल होता है, फैक्ट्स को फोकस करता है, प्लान्ड होता है, ऑर्गेनाइज होता है, मैथ्स और साइंस को डील करता है, डेट्स जो है ना वो याद रखता है, नाम याद रखता है, रीडिंग राइटिंग की स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स जो है वो करता है, जो लेफ्ट साइड का है। और जो राइट साइड होता है वो हमारा क्रिएटिव होता है, इमोशनल होता है, आर्ट और क्रिएटिविटी की चीजें, इमेजिनेशन की, फिक्शनल चीजें, स्टोरी टेलिंग बड़ी पसंद है, ड्रीम्स, फैंटेसीज, इमेजेस को ये सेव करता है, कॉन्सेप्ट्स को सेव करता है। तो क्या होता है कि जो लेफ्ट ब्रेन है वो हमारा क्रिटिसाइज और एनालाइज करता है, लेकिन जो सोल्यूशन है, जो सिंपल वे इसको याद रखने का बस यही होता है कि अगर आपने क्रिटिकल और एनालाइज करना है किसी सिचुएशन को, या फैक्ट्स लेने हैं तो वो आपका लेफ्ट ब्रेन देगा, या अगर आपने सोल्यूशन लेना है तो वो आपका राइट ब्रेन देगा। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ज्यादा लेफ्ट ब्रेन को ही अहमियत दिया जाता है, खासतौर पे स्टूडेंट्स को, कि अगर तुम्हारे नंबर गुड अच्छे आ गए ना, ग्रेड तुम्हारे जबरदस्त आ गए, तो इसका मतलब है तुम बहुत अच्छे हो, मतलब तुम जबरदस्त ब्रेन है तुम्हारा, तुम बहुत ज़हीन हो। और हालांकि ऐसी बात नहीं होती कि हमने अपना लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों को साथ लेकर चलना होता है, दोनों को हमने ट्रेन करना होता है। और उसकी जितनी भी फुल पोटेंशियल अगर हम अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं तो हमें इन दोनों की चीज़ों को यूज़ करना है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, जब हम अपने लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन से जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं उसमें हमें यही पता चलता है कि ज़्यादातर हमें यही एक इंफॉर्मेशन से मिलती है कि यार दुनिया बहुत जो है ना वो ख़राब सी हो गई है, तूफान आया हुआ है, और बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़राब, जो नेगेटिव वे ऑफ थिंकिंग होती है उसमें अनफॉर्चुनेटली हम लेफ्ट ब्रेन से ये सोचना शुरू कर देते हैं कि जो भी हमने काम किया उसके फैक्ट्स ये हैं कि वो हम डूब गए, हमें किसी ने राइट ब्रेन से हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया, और जो भी घर में मुझे मुश्किल आती है उसमें मेरा हस्बैंड, मेरे घर वाले मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं होता। शायद कहीं वो एक दो दफा आपके ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है जो कि आपके बहुत से अच्छे एक्सपीरियंस को ओवरकम कर लेता है। जैसे ऑथर ने बहुत सी एग्जांपल्स दी हुई हैं कि अगर इकोनॉमिक डाटा जो होता है, जैसे आजकल इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, और लोग जो है इनको जॉब्स नहीं मिल रही,
लेकिन आप ये दूसरी साइड पे देखें कि बहुत से लोग जो हैं वो जॉब कर भी रहे हैं, बहुत से लोग जो हैं वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल भी किया हुआ है उन लोगों ने। और बहुत से लोग जो हैं वो दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे भी रहे हैं। ठीक है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। सिर्फ अपने ब्रेन को सिर्फ यही मैसेज देना कि नहीं दुनिया बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा चोरियां हो रही हैं, घर सेफ नहीं है, आपके जो हैं वो बाहर निकलोगे तो हाई एक्सीडेंट हो जाएगा, हाई मैं एग्ज़ाम दूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, या मेरे दिल में दर्द हो रही है, हाय मुझे तो हार्ट अटैक हो जाना है, या देखा मेरी कितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं मेरे हस्बैंड के साथ, अब तो मेरी शादी रहनी ही नहीं है, अब तो अब तो मैंने इस घर में रहना ही नहीं है। ये सारी चीज़ें क्या करते हैं कि ये हमारी ब्रेन पे नेगेटिव इफ़ेक्ट करते हैं, और ओपिनियन बन जाती है हमारे दिमाग में कि कुछ दुनिया में अच्छा नहीं है, कुछ भी हम कुछ भी कर लें, ये दुनिया अच्छी नहीं होने वाली। अगर हम यही चीज़ सारा अपनी परेशानियों की और अपनी सारी जो थिंकिंग है उसको अगर हम नेगेटिव ही रखते हैं, और हम उन प्रॉब्लम्स से लर्न करके और उनसे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बाहर नहीं निकलते, तो क्या होता है, हम अपने आप को ही बर्बाद करते हैं, हम अपनी सेहत को बर्बाद करते हैं। कि अल्लाह ताला ने कहा है ना कि इनके दिलों पे नुक्ता लग जाता है काला, और वो उसी वजह से लगता है कि वो फिर हमें उस नेगेटिव सिचुएशन में शैतान कुछ दिखाता नहीं है कुछ और, कि यार अच्छा चलो अगर ये हो गया है तो हमारे साथ कई कई दफा अच्छा भी तो हुआ है। इन्ना माल उसरी युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है, मुश्किल आएगी आसानी आएगी, आसानी आ गई है अब फिर टेस्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी में एक दफा मुश्किल आ गई और बस चलो अल्लाह 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 खैर सलाह, नहीं, आसानी है फिर मुश्किल है, फिर उसके बाद आसानी है, फिर ये साइकिल चलता ही रहेगा। तो हर दफा उस साइकिल से निकलने के लिए आपने हर दफा पहले से ज्यादा मेहनत करती है, ना कि आप उस दलदल में पहले से ज्यादा फंस जाएं। अब अगर ऐसे पहले से ज्यादा अगर हम फंसते हैं तो क्या होता है कि हमारी इमोशनल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो इफेक्ट करती है, और मेमोरी लॉस होती है, स्लीप डिसऑर्डर हो जाते हैं, इंसोम्निया हो जाता है, हार्ट डिजीजेज हो जाते हैं, हेड एक्स बैक एक्स हो जाते हैं, हमें बहुत ज्यादा भूख लगने लग जाती है, या हम बहुत ज्यादा खाते ही नहीं कुछ, स्किन इरिटेशन होने लग जाती है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे डिपेंड पे इफेक्ट पड़ता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे अंदर आ जाती हैं। और आपको पता है कि ये सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें अगर हम देखें स्पिरिचुअल वे से देखें तो हमारे में फेथ की कमी से ये चीजें सारी आ जाती हैं। तो ये चीजें जो हैं वो सारी हमने कैसे इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। एक बहुत ज्यादा एक मजे का मुझे ये चीज मिली, इस बुक में ही लिखा हुआ है ऑथर ने कि कैसे हम अपने थॉट्स को काबू में कर सकते हैं। तो ये लिखा हुआ था कि वॉच योर थॉट्स फॉर दे बिकम वर्ड्स। अगर हम अपनी सोचों को नहीं पकड़ेंगे, उसमें उनको लगाम नहीं डालेंगे, तो वो हमारे लफ्ज बन जाएंगे। ठीक है, अगर हम सोचते रहेंगे कि हाय उसने मेरे साथ कितना बुरा किया, वो कितना बुरा है, वो कितना बुरा है, तो हम उस बंदे को कभी कभी ना कभी को बुरा भला कह ही देंगे। अगर हम अपने लफ्जों को नहीं कंट्रोल करेंगे तो वो हमारे एक्शंस बन जाएंगे, और एक्शंस जो हैं वो हम बार बार अगर एक चीज करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, उसको अमल में लाते रहेंगे, तो वो हमारी हैबिट बन जाएगी। और वो हैबिट जो है वो आपका करेक्टर डिटर्मिन करती है, आप हैं कैसे, आप सच्चे हैं, आप झूठे हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप दूसरों को प्रिंसिपल सेंटर है, आप दूसरों को टालते हैं कि उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके वैल्यूज की रिस्पेक्ट करते हैं, किस किस्म का आपका करेक्टर है। और ये जो करेक्टर है ये आपकी किस्मत बनाता है, ये आपकी डेस्टिनी बनाता है। तो इसमें सर ने ना एक वाक्य लिखा हुआ है, टोर्नेडो में एक टोरंटो में ना एक टोर्नेडो आया। ठीक है, बहुत ज्यादा बहुत बड़ा तूफान आया। तो क्या हुआ कि वहां पर सारी जो बस्ती थी और जो घर थे, यहाँ पर भी इतना ज्यादा होता है कि फ्लड आते हैं तो पूरा का पूरा इलाका जो है वो गिर जाता है और बहुत ज्यादा जो है वो तबाही मचती है। तो वहां पर भी ऐसे ही हुआ कि दर्जनों लोग बेचारे चले गए, जान से चले गए, और बहुत ज्यादा जो था वो तबाही आई।
वहां पर ना एक बंदा गुजरा उस इलाके से, और तो उसने देखा, और उसने देखा यार इतनी बुरी हालत हो गई है यहाँ पर। जब वो जल्जला भी जब आया था तो हम बालाकोट गए थे, तो वहां पे हमने देखा कि यार कितनी जबरदस्त, कितना ज्यादा वहां पे तूफान आया हुआ था। तो इतनी ज्यादा तबाही आई है, और इन लोगों का क्या बनेगा अब? ना इनके पास घर है, ना पानी, ना खाने का, पता नहीं क्या करेंगे ये लोग। तो उस बंदे ने सिर्फ ये कहा कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सिर्फ अफसोस कर सकता हूँ। जैसे कुछ लोग देख कहते हैं ना, हाय कि बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बस। एक दूसरा बंदा आया और उसने कहा कि यार इतना जबरदस्त, इतना ज्यादा तूफान आया है, इतना ज्यादा कुछ हुआ है। तो उसके जहन में, उसी वक्त उसके जहन में एक आइडिया आया कि मैं इन लोगों के लिए कुछ करूंगा। और उसने क्या किया कि वो फौरन वापस गया, और वापस जाके उसने कहा, अपने टीम को इकट्ठा किया, और उसने टीम से कहा कि हम लोगों ने ना 3 दिनों में, ये जो इतना ज्यादा तूफान आया है, हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास सिर्फ 3 दिन है। 3 दिनों में हमने 3 मिलियन डॉलर्स, 30 लाख हमने जमा करने हैं, और वो भी सिर्फ 3 घंटे में। उसने 3S लिखे। तो ये सर ने बताया हुआ कि उसने 3S लिखे, और 3S का मतलब था 3 मिलियन डॉलर्स, 3 डेज इन 3 आवर्स। अब सारे उसकी शक्ल देखने लगे कि यार ये कैसा पॉसिबल हो सकता है कि इतनी कम वक्त में इतना, इतने ज्यादा पैसे हम इकट्ठे कर लें, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो उसने क्या किया कि फौरन इससे पहले कि कोई उससे कोई सवाल पूछता, उसने एक फ्लिप चार्ट लिया, और उसने एक तरफ लिखा कि वाई वी कांट, और दूसरी तरफ उसने लिखा हाउ वी कैन। वो इतना ज्यादा पॉजिटिव था बंदा कि उसने कहा कि मैं तो इस बात पे टाइम भी नहीं वेस्ट करना चाहता कि क्यों जो है वो हमारे से ये नहीं होगा, ये वाला तो कॉलम में फिल ही नहीं करना चाहता। हम क्या कर सकते हैं, मैं इस कॉलम को फिल करूंगा। और उसने सारी चीजें, जितनी भी जो भी ऑप्शंस बता रहे थे सारे, वो उसने सारे लिखते गए। एक बंदे ने ऑप्शन दिया कि ऐसा करते हैं कि हम इतना कम वक्त में हम कहीं बाहर तो जा नहीं सकते, या कोई सेमिनार तो हो नहीं सकता, तो अब ऐसे करते हैं कि हम कोई रेडियो शो करते हैं कनाडा में, और वहां से हम जो है ना ये करने की कोशिश करते हैं, इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं इस अमाउंट को। तो उन लोगों ने उसमें से एक प्रॉब्लम ये आ रहा था कि हर सिटी में, कनाडा की हर सिटी में रेडियो स्टेशन डिफरेंट थे। यानी कि एक एक सिटी में कोई और रेडियो स्टेशन की कंपनी है, तो दूसरे में कोई और थी। अब उन तीन चार जो कंपनीज थी ना, उसको एक बंदे ने कहा कि ऐसा करते हैं कि ये इतना बड़ा कॉज है कि इसमें पूरी कंपनी जो है ना वो आपस में मिल जाएंगी, और उस पूरी कंपनीज को मिल के जो है ना वो हम एक प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं, एक सेलिब्रिटी मंगवाते हैं, और उस सेलिब्रिटी को कहते हैं कि भाई आप इस तरह हमारा प्रोग्राम करें, और जो जितने भी फंड इससे इकट्ठे होंगे वो हम डोनेट कर देंगे। ऐसा ही हुआ। और क्या हुआ कि 3 दिन बाद रेडियो पर उनका प्रोग्राम हुआ, जो कि 3 घंटे का था, और उस 3 घंटे में उन्होंने 30 मिलियन डॉलर इकट्ठे कर लिए। तो ये होती है सोच की पावर, कि आप जो सोचते हैं ना कि नहीं यार ये तो मैंने करना ही है, मैंने तो अब पतले होना ही है, मैंने तो अपने घर से ये जो चिक चिक और बच्चों की मार कुटाई है ना, इसको तो मैंने खत्म करना ही है। तो आपके लिए अल्लाह ताला कोई ना कोई, जब आप एक कदम उठाते हैं ना अच्छाई की तरफ, तो अल्लाह ताला आपके लिए कोई आसानियां करता ही चला जाता है, और आपको एकदम समझ ही नहीं आती कि यार एकदम कैसे ये आसान हो गया, लेकिन आपने उसके ऊपर परसिस्टेंट रहना होता है। एक कोई एक छोटी सी भी चीज, अल्लाह ताला को वो एक चीज बहुत पसंद है, चाहे वो जितनी भी छोटी हो, अगर आप उसको कंटिन्यू रखें तो वो आपके लिए बहुत बड़ी, आपके लिए सदका जारिया बन जाती है, और आपके आपके रास्ते खोल देती है। इसी तरह एक और स्टोरी सर ने इसमें बताई हुई थी कि एक बंदा जो था ना जेल में, सर गए तो उसने इंटरव्यू लिया उस बंदे से कि तुम्हारा क्या मसला था कि जो तुम्हें जेल होगी। तो उसने कहा था कि मेरी सोच मुझे जेल से लेकर आई है। तो उनसे पूछा गया कि भाई क्या क्या मतलब, क्या क्या सोच? तो उसने कहा कि मेरी बहुत अच्छी, मैं बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा था, मेरे बीवी है, मेरे 3 बच्चे हैं, और मैं बहुत हंसी खुशी से, हम रह रहे थे आराम से, डाउन टू अर्थ हमारी जिंदगी थी। और कोई हमारे पास कोई इतना ज्यादा पैसा वगैरह नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि हम लोगों ने ना एक शादी पे जाना था। तो उस शादी पे जब हम जाने लगे तो वो बहुत ज्यादा ना बारिश हो गई, और इतनी ज्यादा तूफानी बारिश थी कि मेरे पास ना कोई वो कन्वेंस नहीं थी, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिली हमें। तो अब उस चूंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिली, तो हमें शादी पे अब नहीं, नहीं हम गए। तो उस दिन मैंने बहुत ज्यादा, हालांकि मेरे बीवी बच्चों बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की, लेकिन आजकल के तो खैर ऐसे हालात नहीं होते, आजकल आजकल तो हम बातें सुनाने कर शुरू कर देते हैं। लेकिन वह कोई उसमें प्रेशर नहीं था, लेकिन उसको खुद उसकी सोच ये आई कि यार क्या मैं इतना ज्यादा गया गुजरा हूँ कि मैं अपनी फैमिली को एक गाड़ी नहीं लेके दे सकता।
उस दिन के बाद उसके, जब भी वो अपनी जॉब पे जाता था ना, वो बददिली से जाता था। उसको हर बंदे पे वो क्रिटिसाइज करना शुरू हो गया, हर बंदे बंदे को ऐसे एनालाइज करता था कि जैसे इसमें पता नहीं क्या खामियां हैं, और इसको पता नहीं क्यों ये ज्यादा पैसे देते हैं। उसने हर किसी के कपड़ों को और लाइफस्टाइल को और जो चीजें वो यूज करते थे उसको देखना शुरू कर दिया, और उसको दुख होता था कि ये मेरे पास क्यों नहीं है। ये सारा सोच करते 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 एक दिन उसने आखिरकार प्लान बना ही लिया कि वो अपनी कंपनी में फ्रॉड करेगा। उसने 1.9 मिलियन डॉलर्स का फ्रॉड किया और वो फरार हो गया। और 3-4 महीने बाद उसको जाहिर सी बात है पकड़ लिया गया, क्योंकि वो आदि मुजरिम तो था नहीं, तो वो बेचारा जो था वो पकड़ा गया। और उसने यही कहा कि मेरे मुझे जो यहाँ तक जेल तक जो चीज़ लेके आई है वो मेरी सोच थी। बस वो एक सोच जो हमारे दिमाग में बैठ जाती है कि यार मुझे तो कोई समझता ही नहीं है, मेरे तो घर में इतना हर वक्त हर कोई मुझे ही बोलता रहता है, मैं ही अंडर सबकी आंखों के नीचे होती हूँ, तो मुझे ही बोलता रहता है। ये वो कॉन्सेप्ट है जो हमने बना लिए हुए हैं। ये वो चीजें हैं जो कि हम जो कि हमारी परसेप्शन ने हमें बता दी होती हैं। एक सोच जिसको हम सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं, वो हमारा अक्स बन जाती है। अब होता यह है कि कोई किसी की जिंदगी ऐसी नहीं है कि जो कि मुश्किलों से खाली हो। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मुश्किलें आती हैं फिर चली जाती हैं, आसानी आती है फिर चली जाती है, फिर मुश्किल आ जाती है फिर आसानियाँ, तो सेटबैक्स तो आते ही रहते हैं। इसमें सरप्राइज ने एक एग्जांपल दी हुई है डब्ल्यू मिचेल की। ये 2 दफा इसकी जिंदगी में कैसे हादसे हुए थे। एक दफा ये पूरा इसकी बॉडी जो थी वो बाइक एक्सीडेंट हुआ और इसकी बॉडी पूरी जल गई, पूरी जल गई। और ये जो था वो पैरालाइज हो गया 3 साल के बाद दोबारा। मतलब जितनी भी इसकी बॉडी जली वो खैर 3 साल में जितना भी ये रिकवर कर सका कर लिया, और लेकिन 3 साल के बाद दोबारा इसको जो था वो क्या हुआ कि जो नीचे टांगों के नीचे सारा हिस्सा था, हिप्स के नीचे हिस्सा था, ये वो सारा पैरालाइज हो गया, और ये खड़ा नहीं हो सकता था। जाहिर सी बात है कि जो टांगों के बगैर जितना भी काम कर सकता था वो हो गया। लेकिन इस बंदे ने हिम्मत नहीं हारी और ये पढ़ता रहा, और ये अपनी सिटी का जो था वो मेयर बन गया। इसने जो था वो वाटर राफ्टिंग भी करता था, ठीक है। और वहां पर उसको एक लड़की पसंद आई और उससे उसकी शादी हो गई। उसके बाद ये बढ़ता रहा, अपनी मोटिवेशन को इसने छोड़ा नहीं। और जो इसके अंदर जो पॉजिटिविटी थी, जो इसके पास नहीं थी, इसने लिखा कि अपनी बुक में एक लिखा हुआ था कि इसके पास अगर दूसरे लोगों के पास 1000 नेमते हैं तो इसके पास 9000 हैं। तो ये उन 9000 जो 1000 इसके पास नहीं है, ये उस पर फोकस नहीं करना चाहता। ये फोकस करेगा जो 9000 इसके पास हैं उस पर, जिसकी वजह से इसने सारी जिंदगी में वो काम किए जो कि ये एक आम आदमी जो है वो बस सोचता ही रह जाता है कि अच्छा ये मैं कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये पब्लिक स्पीकर बन गया। और इसने जो था वो अपना जो मैसेज था होप का वो सब लोगों को देना शुरू कर दिया कि यार अगर मैं जिंदगी में इतनी मुश्किलें उठाकर कर सकता हूँ सब कुछ, तो व्हाई नॉट ले मैन कैन, जो जिसके पास हजारों के हिसाब से हैं नेमते, वो अपने आप को क्यों नहीं खड़ा कर सकता किसी भी सेटबैक्स के बाद। इसी तरह एक और वाक्य भी लिखा हुआ है कि एक यंग मैन है था जो कि सर के पास आया काउंसलिंग लेने के लिए। उसके पास एमबीए डिग्री थी। उसने 200 कंपनीज में, तकरीबन 200 कंपनीज में उसने एप्लीकेशन दी हुई थी, जिसमें से सिर्फ 50 लोगों ने उसको इंटरव्यू पे बुलाया और वो भी रिजेक्ट हो गया। तो डिसहार्ट होके उसने क्या किया कि उसने जो था वो अपने अंकल का जो बिजनेस था ना, वो छोटा स्मॉल बिजनेस वो ज्वाइन कर लिया। लेकिन फिर भी वो उस चीज में जो था ना वो लेकिन जो था वो इस चीज में, सॉरी ये मेरा थोड़ा सा ऑन हो गया। अच्छा लेकिन उस चीज में जो था वो खुश नहीं था। जो स्मॉल स्टार्ट उसका स्मॉल बिजनेस स्टार्ट हो गया था, वो उस चीज में खुश नहीं था। वो सर के पास आया, उसने कहा कि मैं बहुत ही अनसेटिस्फाइड हूँ कि मुझे जो है वो जॉब भी मिल गई है, और
मैं काम भी स्टार्ट कर गया हूँ, लेकिन वो खुशी और वो सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं आती। तो सर ने खैर उसको मोटिवेट किया, उसको हुलिया देखकर उसको कहा कि यार तुम्हें पता है कि तुम इतनी ज्यादा कंपनी से तुम्हें रिजेक्ट किया है, तो व्हाट इज द बेसिकली द रीजन कि जिसकी वजह से तुम्हें रिजेक्ट किया गया है। तो उसने बताया कि नहीं, मैंने तो कोई किसी से नहीं पूछा कि क्या रीजन थी और किस रीजन की वजह से मुझे जो है वो रिजेक्ट किया गया है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, तुम ऐसा करो कि तुम दोबारा जो है ना वो ये काम करते रहो, और दोबारा सीवीज जो है ना वो रोज तुमने ये काम करना है कि रोज तुमने किसी 5 ऑर्गेनाइजेशन में जाना है और अपनी सीवीज लाजमन ड्रॉप करनी है। और वहां पर जाकर जो है ना तुमने लोगों से, अगर वो तुम्हें कॉल करते हैं, तुम्हें रिजेक्ट कर देते हैं, तो तुमने उनसे कॉल करके लाजमन ये बात पूछनी है कि भाई व्हाट इज द रीजन कि आपने मुझे जॉब नहीं दी। तो इसने ऐसे ही किया। उसने क्या किया, जब भी वो हर रोज उसने फॉलो की इस बात को, हर रोज वो जाता था, सीवी देता था, कॉल्स के लिए उसको इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जाता था, लेकिन रिजेक्ट हो जाता था। अब वो हर किसी बंदे के पास जाता था और पूछता था कि भाई क्या बात है, क्या रीजन है कि जिसकी वजह से मुझे आपने नहीं दिया। तो वो लोग उसको बताते थे। तो उसको ना इस चीज में बहुत मजा आने लग गया। एक हफ्ते के बाद उसने अपनी, एक हफ्ते में उसने अपनी सीवी 3 दफा बदल ली। मतलब इतनी ज्यादा उसने अपने आप में इम्प्रूवमेंट की कि यार अच्छा ये भी मैंने ठीक नहीं बोला, मैंने ये भी ठीक नहीं लिखा हुआ, इसकी वजह से भी मैं इम्प्रेस नहीं हुआ, अच्छा चलो ठीक है मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। उसने वो सारी वो चीजें चेंज की। उसके बाद उसको आखिरकार ये करते करते उसको जो थी ना, ये 2002 में खैर बुक लिखी हुई है, तो उस वक्त तो सैलरीज बहुत कम थी, तो उसमें लिखा हुआ था कि उसको ना 8,000 की जॉब मिल गई कहीं ना कहीं। तो पहले 6,000 की मिली, फिर 8,000 की मिली, फिर इसी तरह करते करते ना उसको 15,000 की मिल गई। लेकिन फिर उस पर भी वो खुश नहीं था, उसको भी उसने एक्सेप्ट नहीं किया। उसने कहा कि मैं अपने आप को इतना बेहतर कर चुका हूँ कि मैं इससे ज्यादा डिजर्व करता हूँ। उसने फिर दोबारा जो थी वो सीवीज देना शुरू कर दी। तो आखिरकार उसको 30,000 पे उसको एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई, जहाँ पर उसने वो जॉब की। और फिर उसके बाद उसने सोचा कि यार इसको भी मैं मजीद बेहतर कर सकता हूँ। मजीद बेहतर करके मैं जो है वो उसने क्या किया, उसने अपना एक स्मॉल बिजनेस शुरू कर लिया। उसने अपना एक स्मॉल बिजनेस शुरू कर लिया जिसमें उसने बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये बताना शुरू कर दिया कि सीवीज बनाते कैसे हैं। उसका इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया इस चीज में कि उसने बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया कि यार अच्छा चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अब तुमने सीरीज कैसे बनानी है और कैसे जो है ना वो इंटरव्यू देना है और कैसे अपने आप को जो है ना वो सिलेक्ट करवाना है। उसने अपनी वो एक कंपनी खोल ली, और उसी कंपनी की वजह से उसको एक बाहर के मुल्क में उसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक जॉब मिल गई, और लाखों में उसकी पे जो थी वो हो गई। तो ये है एक सेटबैक से निकलने का तरीका, कि आपने जो अपनी नाकामी है ना, अपने आप का जो फेलर है, वो आपको रास्ता दिखाता है। हम औरतों के लिए ये बहुत आसानी हो जाती है कि अगर हमें कोई ये बात कहे ना कि यार बड़ा एक इमोशनल चीज होती है हमारे लिए, कोई हमें ये कह देगा कि तूने खाना नहीं अच्छा बनाया है। तो वो चीज हमारे लिए एक बहुत मेरा ख्याल है लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर उसको देखें, तो हमें पता चलता है कि यार अच्छा मैंने अपनी तो कोशिश की थी, लेकिन अच्छा बताएं क्या नहीं गलत, बजाय लड़ने के, बजाय उस चीज को क्रिटिकली लेने के, तो बताएं क्या चीज ठीक नहीं थी। नमक ठीक नहीं था, हाँ ये ऑयल ज्यादा था, हाँ ये भून ज्यादा लिया, हाँ जल गया या जो भी हमारी पेरेंटिंग में जो भी चीजें होती हैं जिसमें हम नाकाम हो जाते हैं, वो हमें उसमें हमें ये नहीं करना चाहिए कि यार बस ठीक है मैं तो ऐसी ही हूँ, अब मैं तो ऐसे ही करूंगी, मेरे से तो नहीं ठीक हो सकता कुछ भी। तो ये ऐसी बात नहीं है कि ठीक नहीं हो सकता, सेटबैक्स में से निकलना ही पड़ता है। अगर आप खुद खुशी खुशी लर्न करके निकल आए तो बेहतर होता है, वरना जिंदगी आपको घसीटती रहती है। फिर आप घसीट घसीट के चलते हैं। चलना तो होता है, चलना तो जब तक सांस है तब तक तो चलना है, लेकिन अगर आप अपनी खुशी से उस चीज में से जो अल्लाह ताला आपको सिखाना चाह रहा है आप चल के निकल आते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होता है। तो होता ये है कि इट इज नॉट व्हाट हैपेंस टू यू। ये बहुत एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी सर ने ये बात लिखी हुई है बुक में कि वो चीज जो आपके साथ होती है वो तो होनी है भाई। आपकी किस्मत में एक चीज तो लिख दी गई है कि आपका अल्लाह माफ करे एक्सीडेंट होना है। अब व्हाट मैटर्स इज हाउ यू डील विद इट। अब आप उसके साथ डील कैसे करते हैं। आपकी जिंदगी में एक प्रॉब्लम आ गई, आपकी जिंदगी में एक मुश्किल आ गई, अब आपने उसको डील कैसे करना है, दिस इज द थिंग कि जो आपको बताती है कि ओके अब मेरे साथ ये हो गया है, अच्छा ठीक है अब मैंने क्या करना है। अब फॉर एग्जांपल ये होता है कि एक सेकंड मेरा
फॉर एग्जाम्पल ये होता है कि आपका जो आपके आपके फॉर एग्जांपल आपकी किसी डेथ हो जाती है फैमिली में, ठीक है। तो अब आपको दिस इज अ रियलिटी, ठीक है। अब आपने इसको फेस, अब आपके साथ हो गया, अब आप इसको इसको क्या करेंगे? अब आप उसको जिंदगी भर का रोग बना लेंगे, या आप उसको देखेंगे कि यार ओके फाइन, अब जो होना था वो हो गया, अब दिस इज द रियलिटी ऑफ माई लाइफ, अब मैंने इसको आगे लेकर कैसे चलना है, अब मैंने इसको आगे कैसे देखना है कि अच्छा मैं क्या करूं कि मैं इससे जल्द से जल्द निकल सकूं। एक बहुत अच्छी चीज सर ने बुक में लिखी हुई है, द इको ऑफ लाइफ। दो बाप और बेटा जा रहे थे, माउंटेन्स के पास से गुजर रहे थे। तो बेटे का ना पत्थर को, वहां पे माउंटेन को ना पाँव लग गया, तो बहुत जोर से, जाहिर सी बात है, उसको चोट लगी। वो बहुत जोर से चीखा, आ करके उसे चीखा। तो उसको वापस ना माउंटेन्स की तरफ से ना उसको वापस आवाज आई आ की। तो वो बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा ये क्या है, ये किसकी आवाज आ रही है। तो उससे पूछा पलट के कि हु आर यू, कौन हो तुम। तो उसने कहा, आवाज जो वापस आई, उसने कहा हु आर यू। उसने भी यही कहा कि कौन हो तुम। इस बात से उसको बच्चे को बड़ा गुस्सा चढ़ा। उसने कहा कि तुम, यू आर अ कोवर्ड, तुम बुजदिल हो। तो वापस आवाज भी यही आई, तुम बुजदिल हो। उसने अपने बाप को देखा, उसने कहा ये क्या हो रहा है, ये क्या चीज है। तो उसके बाप ने कहा कि अब तुम ना ध्यान से सुनो कि ये क्या है। उसके बाप ने ना जोर से चिल्ला के कहा, आई एडमायर यू, मैं तुम्हें सराहता हूँ। तो आवाज आई, आई एडमायर यू। फिर दोबारा बाप ने कहा, यू आर वंडरफुल, चीख के कहा, यू आर वंडरफुल। दोबारा माउंटेन से आवाज आई, यू आर वंडरफुल, तुम भी शानदार हो। तो लड़के ने कहा कि ये क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। तो बाप ने समझाया कि बेटे ये इको है। ये जो वैक्यूम हो जाता है, जहाँ पे जैसे आप बंद कमरे में, जहाँ पे कोई चीज नहीं पड़ी होती, जैसे आप बोलते हैं तो आपकी आवाज गूंजती है, इसी तरह माउंटेन में जब आप जाएं तो आपकी आवाज गूंजती है। तो उसने कहा कि इको है, लेकिन बेसिकली ये इको नहीं है, ये लाइफ है, दिस इज लाइफ। लाइफ ऑलवेज गिव यू बैक व्हाट यू गिव आउट। आपको हमेशा जिंदगी वही देगी जो जो आप जिंदगी को देंगे। जो भी आप भेजेंगे आगे, वही आपके पास आएगा। आप जो बोएंगे आपको वही मिलेगा। आप दूसरों को जो है वो नफरत देंगे, आपको नफरत मिलेगी। ये आपका मिरर होगा। जो ईगो होती है ना, ये आपका मिरर होता है। आपको अगर प्यार चाहिए तो आपको प्यार देना पड़ेगा। अगर आपको काइंडनेस चाहिए, शफकत चाहिए, तो आप भी दें किसी को। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए कि हाय मुझे तो कोई समझता नहीं, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं करता, मेरा तो कोई मकाम ही नहीं है, मैं तो इस घर में नौकरानी हूँ, ये हूँ, तो भाई आपको भी देनी पड़ेगी। पहले आप दें, फिर आपको मिलेगी। इफ यू वांट पीपल टू बी पेशेंट, और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई अंडरस्टैंड करे, तो पहले आप अंडरस्टैंड करें दूसरों को। अगर आपको रिस्पेक्ट या आपको नहीं मिल रही, आपको वो मुकाम नहीं मिल रहा जो आप चाह रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप किस दूसरों को अंडरस्टैंड नहीं कर रही। अगर आपने पेशेंट और रिस्पेक्टफुल आप चाहती हैं कि लोग आपको सब्र से और आराम से आपकी बात सुने, तो आपको भी सब्र और आराम से दूसरों की बात सुननी पड़ेगी। तो क्या होगा कि लाइफ ऑलवेज गिव्स यू बैक व्हाट यू गिव आउट। योर लाइफ इज नॉट अ कोइंसिडेंस। ये कोई ऐसे ही नहीं हो जाता कि हाय इत्तेफाक से पता नहीं ये हो गया। नहीं, इत्तेफाक नहीं होता जिंदगी में कोई भी। ये रियलिटी होती है, जो भी आपके साथ होता है दैट इज अ रियलिटी। तो अच्छा, अब क्या है कि हमने जो अपनी थिंकिंग चेंज करने के लिए, हमें ना एक सर ने बहुत ज्यादा इसमें एक ट्री बनाया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अच्छा अब हमारी जो थिंकिंग होती है ना, वो हमारी दरख्त की एग्जांपल देके बताया हुआ है कि दरख्त की जो रूट्स होती है ना, वो हमारी सोच है। वो सोच जो है ना, वो हमारा जो तना होता है, दरख्त का जो स्टेम होता है, वो हमारी बिलीव्स बन जाते हैं, वैल्यूज बन जाती हैं, जो कि हम यकीन कर लेते हैं कि हाँ जो हमने सोचा है ना, उससे वाकई कोई बंदा उससे बात कर रहा होगा कि यार तुम्हें पता है कि फलां बंदी जो है ना वो बहुत ज्यादा हसद करती है या बहुत ज्यादा जेलस होती है। तो वो सोच जो, अगर आप सोचते रहेंगे ना, सोचते रहेंगे, कुछ कोई ना कोई दो तीन इवेंट आपके सामने आ जाएंगे कि जिसपे आपको लगेगा हाँ देखा कैसे देख रही है, हसद ही कर रही है, हाँ देखा कैसे ये मुंह बना के साइड पे बैठी हुई है, जेलसी हो रही है। तो वो जो सोच है ना आपकी, अब आपने इतना ज्यादा उसको सोचा कि आपने क्या किया, उसको बिलीफ बना लिया। अब आपने उसको उसके अपने वैल्यूज में ढाल दिया। और ऊपर जो आपको पत्ते नजर आ रहे हैं, जो टहनियां नजर आ रही हैं, वो सारे आपके वो जो थिंकिंग और उस बिलीव के बाद जो रिजल्ट आएगा ना, वो सारा पत्ते हैं।
अगर आपको हरे भरे पत्ते नजर आ रहे हैं तो आपकी जाहिर सी बात है अच्छी आपकी थिंकिंग है। अगर आपको सिर्फ टहनी और जले हुए पत्ते नजर आ रहे हैं तो आप खुद सोच लें। अगर आपको फल भी उसके ऊपर लगे हुए नजर आ रहे हैं तो आप खुद सोच लें कि आपकी थिंकिंग जो है वो कहाँ जा रही है। अच्छा, अब जो हमने हमने अपनी थिंकिंग को जो कंट्रोल करने में जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ, टाइम थोड़ा कम रह गया कि इसमें सर ने ना दो इस बुक के, सॉरी मैं बताना भूल गई शुरू में कि इस बुक के दो सेक्शंस हैं। एक सेक्शन में सर ने प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं कि इस माइंड साइंसेस को कंट्रोल करने के या बेसिकली हमारी जिंदगी में होता क्या है और हमने उसके उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं। इसको लॉज ऑफ नेचर के नाम भी उन्होंने दिया हुआ है। एक तो माइंड के लॉज हैं जो कि आप किसी भी वेस्टर्न बुक में आप उठा लें आपको यही मिलेंगे, लेकिन जो कुरान के साथ उन्होंने ब्लेंड करके बताए हुए हैं ये लॉज ऑफ नेचर को उन्होंने बेसिकली हाईलाइट किया हुआ है कि अगर माइंड के अब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ब्रेन और माइंड ये दो अलग अलग चीजें हैं। ब्रेन जो होता है ना वो वाली चीज है जो मैंने भी आपको पीछे बताई है कि आपके साथ जो भी कोई चीज होती है ना फाइव सेंसेस के साथ और जो भी आप इंफॉर्मेशन लेते हैं वो आप अपने ब्रेन में स्टोर कर लेते हैं। लेकिन माइंड जो होता है ना, जो जहन, वो आपको उसको प्रोसेस करता है। फिर उसके उसकी फीलिंग्स बनती हैं, उसके इमोशंस बनते हैं, फिर वो आगे जाके प्रोसेस होता है। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं। हम किसी को ये नहीं कहते कि आर यू आउट ऑफ योर माइंड। हम आउट ऑफ योर माइंड कहते हैं ना, ये तो नहीं कहते आर यू आउट ऑफ योर ब्रेन। ठीक है। तो जो चीज प्रोसेस करने वाली होती है ना, एक तो इन्फॉर्मेशन लेने वाली होती है, एक जो चीज प्रोसेस करने वाली होती है वो माइंड है। और उसके लॉज क्या है, ये उन्होंने 5 लॉज जो हैं वो लिखे हुए हैं। सबसे पहले जो है वो है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट का ये होता है कि जो चीज जो चीज आपके साथ हो रही है ना, वो किसी ना किसी वजह की वजह से किसी ना किसी उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका गला खराब हुआ, आपका स्टमक खराब हुआ, स्टमक आपका खराब हुआ और बार बार खराब हो रहा है। ठीक है, महीने में एक दफा तो आपका जरूर स्टमक खराब होता है। अब आप क्या करते हैं कि आप स्टमक खराब करने की या गला खराब करने की टेबलेट ले लेते हैं। आप उसको कहते हैं कि चलो जी मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, जैसे भी जो भी डॉक्टर दवाई दे रहा है मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। लेकिन उसके पीछे रीजन क्या होती है वो उसको आप सॉल्व नहीं करते। फॉर एग्जांपल आप शदीद किस्म के स्ट्रेस से में हैं, आपको बहुत ज्यादा आपको डिप्रेस हैं जिसकी वजह से आपका स्टमक अपसेट हो रहा है, बार बार अपसेट हो रहा है। अब आप उस डिप्रेशन को तो दूर कर नहीं रहे, लेकिन आप दवाइयां खा के अपना स्टमक ठीक कर रहे हैं। तो हर हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होती है। अगर आप उस रीजन को एज सुन एज पॉसिबल जानकर उसको हल कर लें तो फिर आपका जो वो जो आपके साथ हो रहा है, जैसे आप एग्जाम में बार बार फेल हो रहे हैं, क्यों फेल हो रहे हैं, आपको रीजन जाने, आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना नहीं चाहते, आपको सही पढ़ा नहीं रहा, या आप आपका जहन ही नहीं है उस चीज उस चीज को करने को, आपको सब वो चीज समझ ही नहीं आ रही है, आपका टीचर नहीं ठीक है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। आपको बार बार जॉब से निकाल दिया जाता है, या खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट बार बार हो रहा है, या आपकी लड़ाई बार बार मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई हो रही है बार बार, या बच्चों का मसला आ रहा है और बच्चों को आपको ऐसा लग रहा है कि यार बच्चे तो मुझे प्यार ही नहीं करते। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, उसकी रीजन ढूंढे, उसके कॉज ढूंढे। हर चीज का अफेक्ट जो है वो बाद में आता है, पहले उसकी कॉज होती है। इफ यू ट्रीट द अफेक्ट दैट इज डिजीज। अगर आप सिर्फ एक अफेक्ट को जो आपके साथ हो रहा होता है, जैसे मैंने स्टमक की एग्जांपल दी है, सिर्फ आप उसको डील करेंगे तो फिर आप दोबारा सिक हो जाएंगे, आप दोबारा बीमार पड़ जाएंगे। और इसी तरह ही है कि एक तरह से एक ना एक स्टोरी लिखी हुई है इसमें लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट की, कि एक कपल था जो कि बहुत ज्यादा खुश था, और वो लेकिन वो एक ना जाता है अपनी उसमें क्या कहते हैं एनिवर्सरी पे या वेडिंग एनिवर्सरी पे कहीं जाता है या किसी पार्टी पे जाता है, सॉरी। तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर ना उसको पामिस मिल जाता है। वो कपल बहुत खुश है, बच्चों वाला ठीक ठाक था, लेकिन वहां पर जो पार्टी में जाता है तो उसको पामिस मिलता है। वो पामिस उसको कहता है कि तुम्हारी ना दूसरी शादी होनी है। तो अच्छा, अब वो जो बंदा है ना वो इस चीज को सच समझ लेता है। और क्या होता है कि उस दिन के बाद वो बंदा ना अपने दिमाग में सोचता रहता है कि हाँ भाई ठीक है, अब मेरी शादी होनी है। अब वो अपनी बीवी में बुराइयां ढूंढने लग जाता है, घर में लड़ाई की बातें होने लग जाती हैं, अपसेट रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है। और जो है ना कोई ना कोई उसकी जॉब में भी कोई ना कोई मसले हो जाते हैं। तो वो उसकी जो थी वाइफ, वो आती है सर के पास काउंसलिंग के लिए। तो कहते हैं कि सर ने पूछा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, व्हाट इज द लास्ट टाइम, क्या ऐसी बात हुई है कि जिसकी वजह से आपकी
काफी ज्यादा लड़ाइयाँ होने शुरू हो गई हैं, जबकि आप लोग कह रहे हैं कि जी हम तो बहुत अच्छे थे और जबरदस्त जिंदगी गुजर रही थी। तो उसने कहा, बीवी ने कहा कि हाँ मुझे एक चीज याद है कि ये हम लोग उस पार्टी पे गए थे लास्ट टाइम, तो पामिस्टन का हाथ देखा और उनको जो है ना वो कहा कि तुम्हारी दूसरी शादी ने, उस दिन के बाद ना ये बदले हुए हैं। उस दिन के बाद ये अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही इनकी। और जब सर ने उससे पूछा उस बंदे से, तो उसने एडमिट किया, उसने कहा कि हाँ ऐसा ही है कि मैं जो हूँ वो अपने ऑफिस में ना मेरे कुलीग ने ऐसा ही हुआ है कि कुछ अर्से पहले उसने एक यंग गर्ल से शादी कर ली है। और मुझे भी लग रहा है कि चूंकि मेरे भी पाम लिस्ट हाथ देखा है, तो इसकी वजह से जो है ना वो मेरी भी शादी होगी, तो लिहाजा मैं भी लड़कियां ऑफिस में देखता हूँ कि कौन कौन सी लड़कियां हैं और क्या जो है वो किससे शादी होगी। और मैंने अपने दोस्तों से भी, कई दोस्तों से भी ये बात की। और जो है ना मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं किस तरह इस बीवी से जो है वो अपनी जान छुड़ाऊं। तो ये सारी जो लड़ाई के जो पीछे थी कॉज, वो ये कॉज थी कि उसके जहन की जो सोच थी वो बदली हुई थी। दूसरा ये है कि लॉ ऑफ कंट्रोल, हमारा जो कंट्रोल है ना वो हमारे अपने पे है। ये बहुत इजी और बहुत ही सिंपल सी एक बात है कि हम लोग अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, हम बाहर की दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ ये कह सकते हैं कि यार हाँ, ठीक है, जो फीलिंग्स मेरे पास आ रही है ना, या जो मैं लो हो रही हूँ, मैं उसको तो अपने आप को तो मैं ठीक कर सकती हूँ। लेकिन मैं बाहर के लोगों को ये नहीं कह सकती कि यार तुम मुझे मेरी फीलिंग्स को क्यों हर्ट कर, तुम मुझे क्यों हर्ट कर रहे हो। नहीं, आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकती। बच्चों को भी हम यही सिखाते हैं कि बेटे आप दूसरों का मुंह बंद नहीं कर सकते कि वो आपको ये ना कहें कि बेटे क्या बात है, अपसेट क्यों हो, ऐसे तो नहीं करते, तो गलत बात है, तो बदतमीजी है। आप अपनी हरकतों को ठीक करें कि ताकि आपको कोई बाहर का बंदा ये बात ना कह सके। कई ऐसी सिचुएशन आती हैं आपकी जिंदगी में जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। आपने उसको कैसे एक्ट करना होता है, कैसे रिएक्ट करना होता है, ये आपके कंट्रोल में होता है। तो आपने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी सोचों की, अपनी बिहेवियर की, कि ठीक है जो भी मेरे साथ हो रहा है उसके उसके रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। मैं अपने आप को कंट्रोल करूंगी। अगर कोई मुझे बुरा भला कह रहा है तो मैं उसका मुंह ना बंद करूं, या मैं उसके मुंह पे थप्पड़ ना लगाऊं। मैं अपने आप को देखूंगी यार मैं वाकई भी रही हूँ, अगर तो मैं हूं तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करूं, और अगर मैं नहीं अगर मैं वैसी नहीं हूँ जैसे वो बंदा कह रहा है, तो मुझे क्या लगे, मैं क्यों अपना दिन बर्बाद करूं। तो ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में हैं, लेकिन दूसरों की बातें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जिसका हम बहुत ज्यादा इफेक्ट लेते हैं और अपने सर परेशानी लेते हैं। उसके बाद है लॉ ऑफ फोकस। लॉ ऑफ फोकस जो है आपको वो चीज मिल जाती है जो कि आप चाहते हैं। बहुत से लोग जो होते हैं ना वो इम्पेशेंट होते हैं और वो फोकस लूज कर देते हैं, और वो एक वक्त में चार चार पांच पांच चीजें करते हैं जिससे उनको कुछ भी नहीं मिलता, और वो कहते हैं हाय देखा हमने कितनी मेहनत की, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो ये पे यहाँ पे ना एक एलिस इन वंडरलैंड शायद आप लोगों ने देखी हो, तो उसने वहां पर एक दो करेक्टर्स थे, तो उसने एलिस ने पूछा कि भाई वो रास्ता भूल गई थी। आई एम सॉरी, मैं उसको सही से याद नहीं है मुझे, लेकिन मुझे यही याद पड़ता है कि वो रास्ता भूल गई थी। तो उसने कहा कि भाई आपने कहाँ जाना है। तो नहीं, दो रास्ते थे, सॉरी दो रास्ते थे। तो एलिस ने कहा कि आपने किस रास्ते पे जाना है। तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता मैंने कहाँ जाना है। तो उसने कहा कि तो फिर अगर आपको पता नहीं है कि आपने कहाँ जाना है, तो इट डजेंट मैटर कि जिस मर्जी रास्ते से चले जाएं। आपको जब पता ही नहीं है कि आपकी जिंदगी जा क्या रही है, आपने करना क्या है, आपने बच्चे को किस एम्बिशन में भेजना है, आपकी अपनी जिंदगी का क्या मकसद है, आपकी जिंदगी का मकसद सिर्फ शादी करना था, सिर्फ बच्चे पैदा करना था, या आपकी जिंदगी का मकसद कुछ और भी था। अगर आप फोकस हैं तो ठीक है, आप उस चीज को साथ लेके चलें अपनी जिंदगी में। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या करना था, बस हाँ यार शादी हो गई, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 4 बच्चे हैं, बस ठीक है, 50 साल के होंगे, बीमारियां लग जाएंगी, बस ठीक है इसको डील कर लेंगे, तो फिर तो जिंदगी गुजर ही जाएगी। लेकिन अगर आपने कुछ इस दुनिया की और अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स को एंजॉय करना है, तो फिर आपको ये बात जाननी पड़ेगी कि आपका फोकस क्या है, आपका पर्पस क्या है, आप इस दुनिया में आई हैं या हम आए हैं, तो हमने बेसिकली हमारा काम क्या है, हमने करना क्या है। या आप अगर कोई अपनी हैबिट को चेंज करना चाह रही हैं, अगर आप खुश होना चाह रही हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट होना चाह रही हैं, तो आपको फिर वो चीजें जो हैं वो उसी को फोकस करना पड़ेगा जो कि आपको हैप्पी रखें। आप बाहर जाएं, आप लोगों में रहें, अच्छे लोगों में, पॉजिटिव लोगों में रहें, आप अपने फ्रेंड्स बनाएं, आप नेचर के साथ रहें, आप परिंदों को खाना डालें, आप रोज अपने घर को सजाएं, साफ रखें, जिसकी वो चीजें करें जिसकी वजह से आप खुश रह सकती हैं। तो ये है लॉ ऑफ फोकस। उसके बाद आता है ना लॉ ऑफ बिलीफ। बिलीफ ये कि मैं कर सकता हूँ, या मैं कर सकती हूँ, या मैं नहीं कर सकती। ये बिलीफ है, बस सिंपल सी बात है।
कि इतना आपका बिलीव स्ट्रांग हो, इतना आपका स्ट्रांग हो कि आप वो उस बिलीफ की वजह से, चाहे आपको आप कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई चीज सोच लें कि जिसको जिसपे आपको लोग आपकी बात सुन के हंसें कि हाँ अच्छा तुम ये करना चाहती हो, आर यू क्रेजी कि तुम ये बात करना चाह रही हो। तो लेकिन आपका चूंकि इतना ज्यादा बिलीव हो उस चीज पे कि हाँ भाई मैं तो कर सकती हूँ, मैंने तो ये करना ही है, मैंने तो अपना वेट लॉस, ठीक है मेरा 80 kg 70 kg है, जितना भी केजी है मैंने तो उसको 50 पे लाना ही है। पीपल विल लाफ, पीपल विल ड्रैग यू डाउन, लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं है उनकी बातें सुनने का, क्योंकि आपका बिलीव इतना ज्यादा स्ट्रांग है और आप वो करके ही दिखाना है आपने। तो आपको अगर ये कोई ये बात कहे ना कि ये फिर वही सोच की बात आ जाती है कि अगर आपको ये कोई कहे ना कि एक बंदा वो जो आपके सामने खड़ा हुआ है ना ये बहुत करप्ट है, तो आपको हजार रीजंस मिल जाएंगी कि हाँ उसको साबित करने के लिए कि हाँ ये वाकई करप्ट है, हालांकि वो हो या ना हो ये बात की बात है। लेकिन सिर्फ आपकी सोच, आपकी बिलीफ से वो बंदा करप्ट बन जाएगा। बिलीफ इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि ये आपको या तो क्योर कर सकता है, जी जो आपकी बीमारियां होती है ना इसके इतना बिलीफ, और मैंने देखा है लोगों को एक्सपीरियंस किया है इस चीज पे कि इतना ज्यादा उनका बिलीफ होता है क्योरिंग पे कि वो बगैर दवाइयों के और उस बिलीफ से वो क्योर हो जाते हैं, चाहे वो कैंसर भी हो। मैंने इनफर्टिलिटी के कितने केसेस देखे हैं कपल्स के कि उन्होंने बिलीव किया कि यार नहीं हम ठीक हो जाएंगे, देयर इज नो रीजन कि हम लोग ना हो, और दे हैव द ब्लेसिंग। उस बिलीव की वजह से अल्लाह ने उनको ब्लेस किया। या आपका बिलीव कि आपको आप मर जाएंगे तो आपको इसी वजह से आप जो है ना वो मर भी जाते हैं। इस पे एक स्टोरी जो है वो सर ने एक्सप्लेन की हुई है एक लेडी की, कि उसमें सर ने कहा कि एक बंदी थी जो कि ना स्विमिंग से, पानी से बहुत डरती थी, उसको उसका भी पामिस ने किसी कहीं हाथ देखा तो उसको कहा गया तुम पानी में मरोगी, तो उसने इस बात पे बिलीव कर लिया। अब वो जब भी उसके बच्चे जाते स्विमिंग के लिए उसको कहते कि मामा चलें कुछ नहीं होता, क्या हो गया हम भी तो जा रहे हैं। कितने साल गुजर गए लेकिन वो पानी में कभी अपने बच्चों के साथ स्विमिंग में नहीं गई। एक दिन क्या हो रहा था कि वो गाड़ी में बैठी हुई थी, वो इसी चीज पे बिलीव, पूरी जिंदगी वो इसी चीज पे बिलीव करती रही कि मैंने पानी में मरना है, जिसकी वजह से वो पानी के करीब नहीं जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो अपने मियाँ के साथ जा रही थी गाड़ी में, तो कुछ ऐसा हुआ कि उसके साथ ही केनाल थी, या ब्रिज पे से जा रही थी तो नीचे समंदर था, तो क्या हुआ कि वो गाड़ी जो थी वो पलट गई, उससे एक्सीडेंट हुआ, और वो गाड़ी जो थी ना वो गिर गई केनाल में। तो जो उसका उससे पूछा गया ना जब उसके मियाँ से कि भाई इसकी डेथ जो थी वो पानी में गिरने की वजह से नहीं लग रही, इसका जो पोस्टमार्टम हुआ तो कुछ और रिजल्ट्स आए, तो उसने कहा कि जब जो गाड़ी जब मेरी मुड़ी है ना तो उसने अपनी बीवी की आखिरी आवाज सुनी और वो कह रही थी कि ओह आई विल डाई नाउ। पानी को देखकर ना उसने कहा ओह आई विल डाई नाउ। तो उसके उसको जब देखा गया ना उसने कहा कि नहीं मुझे नहीं लगता कि ये पानी से मरी है। तो जब उसका पोस्टमार्टम किया गया कि तो डॉक्टर्स ने प्रूव की इस बात को कि हाँ वो पानी से नहीं मरी थी, वो हार्ट अटैक से मरी थी। वो इस ख्याल से कि हाय अब तो मैं पानी में गिरने लगी हूँ, बस मेरा वक्त आ गया है, और वो इस उस बिलीफ ने उसको बेचारी को मार दिया। बिलीफ इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ये जो हमारे कभी टाइम मिला तो डॉक्टर जुबैर से रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी इस बात पे भी मुझे सेशन करने दें कि कैसे हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो भरे होते हैं बीमारियों से, और लोग जो हैं वो मर रहे होते हैं और आंखों के सामने इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो हमें मुसीबत में और मिजरी में लग रहे होते हैं, बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग क्योंकि उनका बिलीफ ही वो बन चुका होता है कि नहीं अब तो हमारे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। बिलीव जो होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे मैंने आपको पिछले एक ट्री दिखाया था उसमें मैंने आपको कहा था कि जो थिंकिंग होती है वो आपकी बिलीव बनाती हैं। तो अगर आप अपनी थिंकिंग को चेंज कर लें तो आपके बिलीव चेंज हो जाएंगे। तो बिलीव को चेंज करना इतना मुश्किल काम नहीं है, और यही अल्लाह ताला का भी कानून है कि तुम बदलो, उस वक्त तक नहीं बदलोगे जब तक तुम्हारा दिल साफ नहीं होगा। और जो पॉजिटिव बिलीफ होता है वो आपकी सेल्फ स्टीम भी रेज करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेक्स्ट, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो है इफ यू आर नेगेटिव यू विल अट्रैक्ट नेगेटिव पीपल। अगर आप नेगेटिव हैं आप नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। आप के जो दोस्त हैं वो भी नेगेटिव ही होंगे। आप दुनिया में कायनात में अल्लाह ताला ने बहुत सी अच्छी और बहुत सी बुरी चीजें दोनों रखी हुई हैं। आप एक मैग्नेट हैं। अब आप सोच लें कि उस मैग्नेट पे आपने अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करना है या बुरी चीजों को अट्रैक्ट करना है। ये मैग्नेट अब आपके पास है और आपकी डेस्टिनी भी आपके पास है।
लैक ऑफ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये जो चीजें आती है ना सारी, इन सारी लॉज पे, वो कहते हैं कि यार अच्छा अब हम क्या करें, हमसे तो फोकस नहीं होता, हमसे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं अप्लाई होता, या हम जो है वो कैसे अपने आप को कंट्रोल रखें, लोग इतनी ज्यादा बुरे हैं, वो हमें कितना कुछ कह जाते हैं, और हम अपने आप पे कैसे कंट्रोल, इतने ज्यादा पॉजिटिव कैसे रहेंगे, हम हंसते रहें बेवकूफों की तरह। तो जो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसकी वजह से हम ये बातें करते हैं। हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, हम हर वक्त कंप्लेन करते हैं, हम हर वक्त जो है वो भूल जाते हैं चीजों को, हर बार रिमाइंड कराना पड़ता है चीजों के लिए। हमें जो है ना वो हम दूसरों पे फेंकने के लिए तैयार रहते हैं कि यार तुमने ये काम, तुम्हारी वजह से ही हुआ, तुम्हारी वजह से ये हुआ। हम हर वक्त क्रिटिसाइज करते रहते हैं, हम अनड्यू फेवर्स लेते हैं, हम खाम खाम फेवर्स लेते रहते हैं कि यार तुम कर दो ना ये मेरा काम, अच्छा मैं फलानी जगह जा रहा हूँ, मुझे लाइन में ना खड़ा होना पड़े, तुम बना दो ना मेरा कार्ड। खाम खा की फेवर्स। फिर हम जाहिर सी बात है, जो जो चीज आपके पास आती है ना, वो कोई भी मुफ्त नहीं की नहीं आती। वो अगर आप कोई एक फेवर लेते हैं, आपको उस फेवर की कोई ना कोई आपको बदला जरूर देना पड़ता है, और जब आप बदला नहीं देते तो वो किसी ना किसी तरह जिंदगी में आपके कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की तरफ से वो पूरा हो जाता है। फिर आप अपनी मिस्टेक्स का ना, कि आपने कुछ काम गलत किया, जैसे आपसे बच्चे को आप मारा, या बच्चों को पे आपने गुस्सा निकाल दिया, तो आपने अपने हस्बैंड पे डाल दिया कि ये तुमने मुझे अपसेट किया था ना, इस वजह से मैंने बच्चे को मारा है। अब यहाँ पर भी ना सर ने दो स्टोरीज बताई हुई है कि एक एक बंदा जो था ना, वो खड़ा हुआ था अपनी बहन का, बहुत ज्यादा, एक भाई और बहन दोनों इकट्ठे रहते थे, वो बहुत ज्यादा अपनी बहन से प्यार करता था, और उसने जो है ना वो इस वजह से हाँ, बहन उसकी आ रही थी कॉलेज से वापस, ठीक है, रास्ते में उसने देखा कि तीन लड़के खड़े हुए हैं और वो अपनी किसी बात पे हंस रहे हैं, उसको लगा कि वो उसकी बहन की तरह को देख के हंस रहे हैं। उसने क्या किया, इतना ज्यादा उसको गुस्सा चढ़ा कि उसने उसमें से एक बंदे को मार दिया, दो भाग गए, एक बंदे को मार दिया, उसने मार दिया, जान से मार दिया। तो क्या हुआ कि उससे पूछा गया जेल में कि यार तुमने ये क्यों हरकत की है, तुम शरीफ इंसान लगते हो, तो उसने कहा कि नहीं, बस मेरे ना दिमाग में ऐसा आया कि उसने ये बात मेरे बहन को छेड़ रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे इसको मार देना चाहिए। ठीक है, मतलब उसने उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली कि चूंकि तुम हंस रहे थे, तो जिसकी वजह से मैं गलतफहमी हुई, तुम ना हंसते। इसी वजह से मैंने आपको कहा है कि आप दूसरों का मुंह नहीं बंद करवा सकते, कि भाई तुम अपने एक्शन को कंट्रोल में रखो कि मुझे बुरा ना लगे। हम अपने एक्शन को कंट्रोल में रख सकते हैं। इसी तरह एक अब बहुत ज्यादा ना, बहुत ज्यादा इसमें स्टोरीज हैं, इसको मैं कट शॉर्ट कर रही हूँ। अच्छा, अब ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम अपने जो है ना वो, बस ये आप याद कर लें कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम अपने नाम पे लगा के कह देते हैं कि यार दूसरे जो है ना, क्योंकि हम अपनी गर्दन बचाना चाहते हैं, तो हम दूसरे पे लगा देते हैं कि यार चलो तुमने ये किया, या मौसम अच्छा नहीं था तो मैं इस वजह से जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकी, या जो था वो मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था ड्राइविंग, तो मैं कैसे ड्राइव करती। सब लेम एक्सक्यूजेस, हम इन सारे लॉज को अप्लाई करने के लिए हम खाम खा के लेम एक्सक्यूजेस देते हैं। एक चीज है बस जो याद करने वाली है, वो ये है कि एक जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं ना, वो अर्ली मॉर्निंग ही उठते हैं। ठीक है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, उन्होंने अपना खाना खुद इकट्ठा करना होता है, इसलिए उनको पता होता है कि हमने सुबह सुबह उठना है, और सुबह सुबह उठ के हमने अपना सारी रूटीन करनी है, अल्लाह ताला की को याद करना है, और वो कभी लेट नहीं होते। वो कभी लेट नहीं होते, क्यों? क्योंकि वो रात को ना मूवीज नहीं देख रहे होते, लेट नाइट मूवीज नहीं देख रहे होते वो, इसलिए वो टाइम पे सोते हैं, सुबह टाइम पे उठते हैं, और अपना जो रूटीन होता है ना, उन्होंने सारा कुछ करना, उनके पास कोई लेम एक्सक्यूज नहीं होता। तो ये चीज कि आप उस वक्त ना करें कुछ गलत काम जब आपको कोई ना देख रहा हो, ये है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि यार बच्चों को ये सिखाना, या खुद अपने आप में ये बात डालना कि अब मुझे कोई नहीं देख रहा, अब मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं, मेरा मियाँ मुझे नहीं देख रहा, अब मैं दुपट्टा लूं या ना लूं, मेरी मर्जी। नहीं, आपकी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप उस चीज को अपनाएं उस वक्त भी जब आपको कोई नहीं देख रहा। यही तो अल्लाह ताला का कानून है, यही तो अल्लाह ताला के लॉज हैं, यही तो अल्लाह ताला का खौफ है कि आप उन प्रिंसिपल्स को अपनाएं, कि जो अल्लाह ताला कहता है कि जो लोग मुझे देखे बगैर मेरे से डरते हैं, मैं उनको बहुत महबूब रखता हूँ। अब आपकी जो चॉइस होती है, जो डायरेक्शन होते हैं, वो आपके जो है वो
डेस्टिनी बन जाते हैं। जिस तरह की भी आप चॉइस करेंगे, लेम एक्सक्यूजेस देंगे, आप अपने डेस्टिनी खुद बनाएंगे। आप कहेंगे कि मेरे से नहीं होता, मैं बहुत स्लो हूँ, मेरा दिमाग नहीं चलता, मेरे मुझे समझ नहीं आता दूसरे लोगों की फीलिंग्स इमोशंस। तो आप अपने आप को जो लेम एक्सक्यूजेस दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आप अपनी डेस्टिनी बना रहे हैं। अब इस बुक में जो है बस ये दो तीन रह गई है कि इसमें जो है वो इमोशंस और फीलिंग्स जो है ना, वो सर ने डिफाइन किया हुआ है कि इमोशंस और फीलिंग्स डिफरेंट होते हैं। फीलिंग्स वो होती हैं कि जो आपके दिल में एक ख्याल आ जाता है, कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप डिसअपॉइंटेड हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो ये फीलिंग है। लेकिन जब आप उसके नफरत करना शुरू कर देते हैं ना, और उस पर शाउट करना शुरू कर देते हैं, या उसको अल्लाह माफ करे गालियां देना शुरू कर देते हैं, उसको कर्स करना शुरू कर देते हैं, ये इमोशंस है। फीलिंग्स पे आपका कंट्रोल नहीं है कि कोई सोच आपके दिमाग में आ जाएगी, यार उसने मेरे साथ ठीक नहीं किया, बस ठीक है, खत्म, यहाँ तक खत्म। अब आप उसको सोची जाएं, सोची जाएं, सोची जाएंगे, तो वो क्या क्या होगा, वो आपके अंदर इमोशंस पैदा कर देगा। इसी तरह किसी का जो मरना होता है, मैंने पहले भी एग्जांपल दी है कि वो एक फीलिंग है। ग्रीव जो है वो किसी की वफात पे जो एक दुख होता है, वो तो एक फीलिंग है। लेकिन आपने उसको फिर अब जाहिर कैसे करना है और अपनी जिंदगी में क्या चेंजेस लानी है, वो आपके फिर इमोशंस बताएंगे। तो इमोशंस और फीलिंग्स जो है वो डिफरेंट होती हैं, और हम इमोशंस खुद अपनी सोच की वजह से बनाते हैं, अपनी ही चाहे वो अच्छी हो या सेलिब्रेट करने वाली होगी। जैसे कोई एक छोटी सी भी चीज होगी, जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया करें, कोई छोटी सी भी चीज है तो उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया करें, ताकि उनके अच्छे इमोशंस, हैप्पी इमोशंस बने उनके। तो वो इमोशंस डिफरेंट होते हैं और फीलिंग्स जो है वो डिफरेंट। तो सबसे बड़ी चीज जो सर ने इस पे बुक में लिखी हुई है कि जो आपकी इमोशंस और फीलिंग्स बनाते हैं ना, उस वो कहाँ से ट्रिगर होते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है वो वहां से ट्रिगर होते हैं कि जब आप जो आप देखते हैं। इवन आप बाहर भी निकलते हैं ना, जो आपको साइन बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स इतने बड़े बड़े नजर आ रहे होते हैं, और जो आप उसके बाद तस्वीरें होते हैं, वो आपको लगता है कि बस आपने देखी ना देखी, आप उसके पास से गुजर गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। ब्रेन की इतनी बड़ी हमारी मशीनरी है कि वो एक लम्हे की जो इमेज है ना, उसको भी क्लिक कर लेता है, उसको भी पकड़ लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ने लास्ट नाइट कोई मूवी देखी, उस मूवी में कोई आपको ड्रेस पसंद आया, ठीक है, आपने अगले दिन शॉपिंग पे गए, आप चाहे ना चाहें आप वही ड्रेस का, उसी कलर का, उसी चीज को ढूंढने की कोशिश करेंगे, आपको वही चीज पसंद आएगी। तो यहाँ पर ना एक सर की स्टोरी लिखी हुई है। मैं अगले सेशन में, ये पार्ट 1 है, मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते भी इसको जारी रखूंगी। मैं उसी स्टोरी से मैं शुरू करूंगी कि किस तरह हम जो इमेज देखते हैं वो किस तरह हमारी रियलिटी बन जाता है। इसी तरह जो बच्चे हमारे आजकल के हैं, वो दिवाली, होली, थैंक्स गिविंग, वैलेंटाइन डे, सेलिब्रेटिंग वेडिंग्स किस तरह जो है वो शादियां किस तरह मनाते हैं, ये सारे कुछ कहाँ से देखते हैं, हमारे इंडियन कल्चर से। जो हमारे इतना ज्यादा हमारा ओपन मीडिया है, वहां से जो जो कुछ हम देखते हैं वही हमारे नौजवान कर रहे हैं, और वैसे ही सोच रहे हैं, और वैसे ही उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। रोमांटिक मूवीज देखते हैं, एक ड्रीम लैंड में रहते हैं, लड़कियां भी और लड़के भी। इफ यू से लाइफ इज ओके, अगर आप ये कहें ना कि सिर्फ इतनी बात कहें कि हाँ यार जिंदगी बेहतर है, ठीक है, तो आपके आपका जो सब कॉन्शियस है ना, वो इस चीज को अपने माइंड में रिकॉर्ड कर लेता है कि हाँ भाई जिंदगी बेहतर है, बस ठीक है, ओके है, ठीक है। अब वो ओके वाले इमेजेस आपको निकाल के देगा, जो आपने उसके उसके अंदर इमेजेस फीड किए हुए हैं ना ओके वाले, वो ओके वाले इमेजेस आपको निकाल के देगा। अगर आप उसको जिंदगी को कहेंगे ना, यार क्या बात है, जबरदस्त जिंदगी, तो चाहे आप कितने ही दुखी हों, चाहे कितने ही वीक हों, तो वो जिंदगी आपको उतनी ही ज्यादा वर्थ वाले इमेजेस दिखाएगी। वो आपको आपकी कामयाबियां दिखाएगी, आपके अपने रिश्ते को दिखाएगी, आपको वो लम्हे दिखाएगी जिसमें आपने चेरिश को आप। और ऐसा नहीं होता कि किसी भी इंसान की जिंदगी में कोई अच्छा लम्हा ही नहीं आया होता, ऐसा नहीं होता। तो वो अगर आप कहते हैं कि जिंदगी जबरदस्त है, तो वो जबरदस्त वाली सीन आपको दिखाएगा सबकॉन्शियस। तो पावर ऑफ पेन और प्लेयर का सर ने इसमें बताया हुआ है, जो कि अब ये मेरी आखिरी स्लाइड है। इसमें पेन और प्लेयर का जो है ना, ये इसमें सर ने कहा हुआ है कि अगर आपने कोई चीज अपनी कंटिन्यू रखनी है ना, कि यार मैंने पॉजिटिव ही रहना है, और मैंने जो है वो किस तरह अपने आप को बाउंड करना है इस चीज पे कि मैं पॉजिटिव ही सोचूं और मैं पॉजिटिव ही करूं। तो उसमें ना दो चीजें बताई हैं, एक होता है पेन, और एक होता है प्लेयर। कि आपने पेन से वो चीज हासिल करनी है जो कि आप चाह रहे हैं, या आप प्लेयर से हासिल करना चाहते हैं। अगर आपने कोई अपनी बुरी हैबिट जो आपकी डेवलप हो गई है,
वो आपने इंक्रीज करनी है, मतलब आप छोड़ना चाहते हैं, तो दो चीजें हैं जो कि आपको मदद करेंगी। या तो आप पेन को इंक्रीज कर लें, कुछ लोग होते हैं जो कि पेन ड्रिवन होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कि प्लेयर ड्रिवन होते हैं। कि जैसे किसी को पेन का मतलब है कि अर्ली मॉर्निंग वॉक, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने करनी है, ठीक है, तो पेन क्या है कि किसी को कहा जाएगा, हाय अगर तुमने ना की ना अर्ली मॉर्निंग तो तुम बहुत ओवरवेट हो जाओगी, और तुम बेवकूफ, तुम्हें दिल की बीमारियां हो जाएंगी, तुम बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाओगी, ये पेन है। ठीक है, लेकिन अगर आप, कुछ लोग होते हैं जो कि प्लेयर के ऊपर चलते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, अगर मैं मॉर्निंग मॉर्निंग वॉक करूंगी ना तो मैं स्मार्ट हो जाऊंगी, मैं यंगर, मैं पॉजिटिव चीज की तरफ वो ज्यादा करते हैं, एक्शन ज्यादा तेजी से ले लेते हैं। अगर मैं वॉक करूंगी तो मेरा मूड अच्छा रहेगा, मेरे रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, मैं बच्चों के साथ खेलूंगी, मैं अच्छे कपड़े पहनूंगी। इस तरह की चीजें जो है ना वो पेन और प्लेयर से हमें मिलती हैं। तो ये था पहला सेक्शन, जिसमें मैंने आपको सारे प्रिंसिपल्स बताए हैं पॉजिटिविटी के, माइंड के, कि किस तरह जो है हम अपने आप को इन चीज़ों को जान के हम ये कह सकते हैं, कि देख सकते हैं कि हम क्या इसमें से ऐसा कर रहे हैं जिसको हम कट डाउन कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल्स ऐसे ही हैं, दुनिया के लॉज अल्लाह ताला ने ऐसे ही बनाए थे, जब से दुनिया बनी हुई है वो ऐसे ही हैं, और ऐसे ही रहेंगे जब तक क़यामत नहीं आएगी। तो हम ये ऐसी ही बात है कि आप इन लॉज को चेंज करने की बजाय आप दीवार में अपने सर मारते रहें, तो वो तो आपका सर ही जख्मी होगा और तो कुछ नहीं होगा। लिहाजा हमने यही देखना है कि हमने इन चीज़ों में से हम क्या गलत कर रहे हैं, जिसको हमें आप अगर ये सेशन दोबारा भी होता है, रिकॉर्डेड होता है, और आप देखते हैं, तो आप देख लेंगे इसमें इन चीज़ों में से क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लिख सकती हैं कि यार ये चीज़ें मैं करती हूँ और मैंने अब इसको चीज़ को ठीक करना है। कैसे ठीक करना है, इम्प्लीमेंट उसकी एप्लीकेशन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन, ये आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह सेशन में आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उसको भी इसके साथ भी जस्टिस कर सकूं और मैं आपको बता सकूं, ताकि आपकी भी जिंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज इस सेशन की वजह से आ सके। जज़ाकल्लाह डॉक्टर जुबिया, थैंक यू सो मच। कोई कमी रह गई हो तो आई लव अपोलोजाइज। और बहुत शुक्रिया आप सबका सेशन लेने का। कोई फीडबैक होगा तो आप प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। और बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चंस हो तो आई एम अवेलेबल। थैंक यू। थैंक यू सो मच जज़ाकल्ला फाइजा, बहुत ही जबरदस्त सेशन था, बड़ी मोटिवेशन मिली। और समटाइम पता है ऐसे सेशन उस वक्त होते हैं जब हमें फील हो रहा होता है कि हम डाउन हैं और हमें कुछ पॉजिटिविटी मिले, तो ये सेशन तो बिल्कुल ऐसा ही था। थैंक यू सो मच, बहुत ही मजा आया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में उम्मीद है कि हम मजीद इसकी एप्लीकेशंस भी देखेंगे और इससे फायदा उठाएंगे। रिकॉर्डेड सेशन, रिकॉर्डिंग हो चुकी है इस सेशन की, रिकॉर्डिंग्स इंशाल्लाह हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। और उम्मीद है कि जो लोग नहीं देख सके वो वहां पे देख लेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी फाइजा आपके साथ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम शुक्रिया। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।